तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। इन दोनों का डॉट लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे, ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आपके पास जो है एक वेक्टर निकल जाएगा। तो ये वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर है, इसमें से आप a कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा 1,3। तो 1,3 आप लगा सकते हैं, ये देखें कि 3,-1 ये वेक्टर था, ये वाला 3,-1, क्योंकि 3 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और -1 अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो ये आपके पास एक वेक्टर बन रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है 1,3। 1,3 आप ये वाला डालेंगे तो ये आपके पास ये वेक्टर बन जाएगा। तो ये इसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब ये पूरी लाइन बन जाएगी। ये इस लाइन, ये सारी लाइन जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये ज्योमेट्रिकली भी इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, क्लियर है आपको? सर रिपीट। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, अभी आ रही है। तो ओके, ये बताना चाह रहा था कि 3,-1 कहाँ पे है, ये 3,-1 ये वेक्टर है। ये क्लियर है आपको? 3,-1, 3 along x axis 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आ गया, ठीक है। और यस सर। -1 along y axis अपोजिट साइड पे, तो ये आपके पास -1 की लेंथ है। तो ये आपके पास जो वेक्टर है ये 3,-1 है। अब हमने इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो हमने निकाला 1,3 परपेंडिकुलर है, तो 1,3 जब ड्रा किया तो ये 1,3 है। तो 1,3 इसमें वेक्टर ये नहीं है, ये पूरी लाइन एक बन जाती है। ये लाइन, ये इस लाइन के ऊपर जितने भी वेक्टर होंगे वो जिस भी डायरेक्शन में होंगे, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, वो सारे इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। समझ आ गई मेरी बात? तो सर ये क्या इन्फिनिटी तक जाएगा? क्या? हम ए को पुट कितना करते जाएंगे कि इन्फिनिटी तक जाएगा? बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू मैं 5 लगाता हूँ तो ये 5 टाइम बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इस लाइन के ऊपर ही जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन ए की वैल्यू अगर -5 लगाता हूँ तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इस तरफ की डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में होगा तो इसके परपेंडिकुलर ही, क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर ही होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी ले ले, वो सारे वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ही होंगे। ओके, पर सर ऊपर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, मतलब दोनों वेक्टर ऊपर हम ऐड किए हैं, पहले 3 ऐड किया फिर उसके ऊपर ही 1 ऐड किया है, तो फिर वो ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं जा रही ऊपर? मुझे समझ नहीं कि कहाँ पे ऐड किया हमने। सर ऊपर जो है वर्टिकल जो है, हाँ जी, पहले हमने 3 को ड्रा किया ना ऊपर की तरफ वेक्टर को, उसके ऊपर ही हमने 1 को ड्रा किया है। ये देखिए ना आप, 3 इधर इधर ऐड करें ना। ये अब अलॉन्ग एक्सिस कितना है 1, ये ऊपर वाला, ये अलॉन्ग एक्सिस कितनी लेंथ है 1, ये पॉइंट आ गया। और अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना जाना है आपने, यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर कितना जाना है 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम ऊपर चले जाएंगे। तो ये आपके पास पोजीशन आ जाएगी, तो इसको आप ओरिजिन से यहाँ तक मार्क कर देंगे, तो ये 1,3 आपके पास वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? ओके सर। ओके, फर्दर जो है ये ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज है, तो दो वेक्टर्स को उनका ऐड करें, उनका नाम ले, वो लेसन होगा u वेक्टर का नाम प्लस v वेक्टर का नाम, ठीक है। उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो करते हैं। वो क्या है, u डॉट v अगर 0 है, अगर परपेंडिकुलर है, तो u प्लस v का नाम जो है वो u का नाम प्लस v के नाम के इक्वल होता है। तो ये आप देख लें यहाँ से, अगर ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये आपके पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे, तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर, तो ये u प्लस v वेक्टर के इक्वल होंगे, और इस तरह ये भी आपस में इक्वल होंगे। सॉरी, ये आपको ये ट्रायंगल को इक्वालिटी को होल्ड करेंगे कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो u नाम प्लस v नाम, ये जो है बेसिकली बड़ा होगा u प्लस v नाम से।
ओके, दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अगर ये वेक्टर्स है और ये वेक्टर्स है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो आप लिखेंगे डी एक्स कोमा वाई। तो उसके पैरेलल कंपोनेंट्स को आप माइनस करेंगे और स्केयर लेके स्केयर रूट कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट से माइनस करेंगे, स्केयर लेंगे, और प्लस इसी तरह बाकी कंपोनेंट्स को माइनस करके स्केयर लेके स्केयर रूट कर देंगे। तो ये हमें क्या बता देगा, डिस्टेंस बता देगा। तो इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में x माइनस वाई का जो वेक्टर आता है उसका नाम लेना भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे आप क्या करें, और यहाँ से ये भी देख सकते हैं x का y से डिस्टेंस और y का x से डिस्टेंस, ये जो हमेशा सेम ही होता है। उसके बाद देखें कि अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको और आपने R4 के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए ये R4 के अंदर है, जब R4 की बात करेंगे तो आपके पास कितने पेयर आएंगे, 4 पेयर आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब R4 में आपने दो वेक्टर्स चार का चार के पेड़ होंगे। दो वेक्टर्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले से माइनस करेंगे, स्केयर ले लेंगे, प्लस दूसरा दूसरे से माइनस करेंगे, तीसरा तीसरे से माइनस करेंगे, एंड 4 1 से माइनस करेंगे। इसी तरह अगर फिफ्थ का है तो फिफ्थ से माइनस करेंगे, स्केयर ले लेंगे सबका और स्केयर रूट लेंगे। तो आपके पास सिंपल ये डिस्टेंस आएगा उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान। अंडरस्टैंड? क्लियर है आपको यहाँ तक? ओके, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, ओके यस सर, आ रही है। ओके, ओके, ये इतना खास नहीं, ये भी सिंपल एक रिजल्ट है। अब बेसिकली हमने जो वेक्टर स्पेस के रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने सारी कर ली है, जो आगे यूज होगी वेक्टर स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब हम उसकी एक डेफिनेशन को देखते हैं कि वो बेसिकली वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को अगर आप देखते हैं, a vector space is a vector v of elements called vector having operation addition and scalar multiplication defined on it and that satisfies the following condition। क्या कंडीशन को फॉलो करता है कि अगर आपके पास दो ही वेक्टर u v and w v arbitrary elements of v and c and d are scalar, तो c और d क्या है, स्केलर्स है। तो क्या होगी कि उनकी फॉलोइंग ये प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है कि दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं, द सम u plus v exist is an element of v, कि अगर दो एलिमेंट्स आप v के लेते हैं उनको आप ऐड करते हैं तो क्या होना चाहिए, वो दोबारा v का ही एलिमेंट हो। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है जो सबसे ज्यादा मेन है। उसके बाद क्या हो कि अगर उसको आप किसी एलिमेंट किसी कांस्टेंट किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके किसी एलिमेंट को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा उस वेक्टर v के जो सेट v है उसी के अंदर जाना चाहिए। तो इसका मतलब है, इसको हम ये भी कह सकते हैं v इज क्लोज अंडर एडिशन। जब आप कहेंगे v इज क्लोज अंडर एडिशन, ये सेट क्लोज है अंडर एडिशन से, इसका मतलब है इस एलिमेंट्स के कोई भी दो एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे वो दोबारा आंसर उसी सेट के अंदर रहेगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो जब ये कहेंगे कि v इज क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब है इस सेट को जब भी आप किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेट का जो आंसर है, उस एलिमेंट का जो आंसर है वो सेट के अंदर ही रहेगा। ये कह रहे हैं, मेरी बात समझ आई आपको? क्या आपने अंडरस्टैंड किया है v इज क्लोज अंडर एडिशन? क्लियर है आप यस सबको? जी सर। सर। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सेट है -3 1 1 3 5 7, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। तो अब देखना है क्या v क्लोज्ड है या नहीं क्लोज अंडर एडिशन। कैसे, क्या इसके किसी दो एलिमेंट्स को ऐड करें, क्या इस सेट का मेंबर होते हैं? जैसे चेक किया 1 + 3 = 4 आ गया, तो 4 उस एलिमेंट का मेंबर, उस सेट का मेंबर नहीं है। ओके,
तो इसका मतलब है V इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन, इसका मतलब है ये सेट क्लोज नहीं है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब अगर सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर क्या है? क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? इसके कोई भी दो एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या आएगा? दो इंटीजर्स का सम जो है हमेशा इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब है फॉर एनी ए बी बिलोंग टू बी, ए प्लस बी बिलोंग टू बी, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ओके, तो इसका मतलब है हम एक प्रॉपर्टी तो सर चेक कर ली। अगर हाँ जी, अगर जी कोई जी, भी दो एलिमेंट मतलब ऐड करके तीसरा नंबर बन जाए तो तब जज कर सकता है बंदा कि ये अंडर एडिशन है। एक मिनट। ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आप कह रहे थे? सर मैं कह रहा था अगर दो दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर बन जाए उसी सेट में से हाँ जी, तो इनफ होता है कि दो मतलब सबको ऐड करे तो कोई ना कोई नंबर बनना चाहिए। ये देखिए सबको ऐड करें, कोई एक भी अगर मिस हो गया ना, कोई एक भी, तो इसका मतलब है कि वो सेट क्लोज नहीं है। क्लोज होने का मतलब ये है, जैसे आप किसी रिलेशन में कहते हैं कि यार ये बंदे जो है ना इनका आपस में रिलेशन ऐसा है कि इनकी कोई बात बाहर हमें पता नहीं चलती, इनकी लड़ाई हो कुछ भी हो, ये या कोई फैमिली ऐसी है कि उनके जो आपस में रिलेशन है इस तरह के है, उनकी बात बाहर पता नहीं चलती, तो ये मतलब ये वो आपस में कम्पैक्ट बहुत है, क्लोज बहुत है, कि उनकी कोई बात जो है वो खुद ही सॉर्ट आउट करते हैं, कोई उनका कोई ऐसी बात बाहर नहीं पता चलती। तो इसका मतलब क्लोज होने का मतलब ये होता है कि उनकी जो आपस में जो रिलेशन है उनके चाहे ऐड हो लड़े कुछ भी हो, ठीक है, वो सारा अंदर ही रहेगा मामला। तो ये सेट का भी रिलेटेड यही है कि इस सेट के अंदर कुछ भी ऑपरेशन लगा दें, उनको ऐड कर दें, ठीक है, तो उनका रिजल्ट उसी सेट के अंदर आएगा, किसी एक का भी कोई लीक नहीं होगा बाहर, ठीक है। कोई एक भी बाहर गया तो इसका मतलब आप उसको कहेंगे कि ये जो बंदा है ना ये एक ठीक नहीं है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन बाहर चली गई। ओके, ओके सर। तो इसका मतलब है ये क्लोज तो हो गया। जब क्लोज हो गया तो आप चेक करते हैं क्या इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है नहीं, क्या आप इसको किसी रियल नंबर के साथ, इसके किसी एलिमेंट को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर इसके अंदर आता है या नहीं आता। तो आप देखें, मैंने एक रियल नंबर उठा लिया 1/2, जैसे 2 भी एक रियल नंबर है, जैसे इसके किसी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल नंबर ही आएगा जो उसके सेट का मेंबर है, जो इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर मैं किसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 1/2 है, तो 1/2 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 2 से किया तो 1 आएगा आंसर जो उसका मेंबर है, लेकिन जब 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 3/2। 3/2 तो सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हर एक के लिए होल्ड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई दोनों डेफिनेशन की कि क्या है क्लोज अंडर यस एडिशन सर। होना क्या है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोज होना क्या है। समझ आ गई इस बात की? यस सर आ गई। ओके, अब देखते हैं फर्दर। इसी तरह जो कौन से सेट ऐसे होते हैं जो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन और क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सेट ऑफ रियल नंबर इटसेल्फ है। सेट ऑफ रियल नंबर के किसी भी दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा, और सेट ऑफ रियल नंबर के किसी एलिमेंट को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर इज अ क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, नो, फर्दर जो उसकी एडिशन की प्रॉपर्टीज है, कहता है ये प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज है? कि उसके दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, कि किसी भी तीन एलिमेंट्स को ऐड करे, तो पहले दो को कर लिया एक बाद में कर लिया, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि u + 0 = 0 है, कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ऐसा वेक्टर लाजमी होना चाहिए कि उसको किसी वेक्टर में ऐड करें तो वेक्टर हमेशा वही आंसर दे। उसके बाद
हर एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग एक ऐसा वेक्टर लाजमी हो कि उसको उसमें उसके साथ प्लस करें तो आंसर 0 आए। जैसे सेट ऑफ इंटीजर में 2 के साथ -2 पड़ा हुआ है, कि आप 2 के साथ ऐड करेंगे प्लस -2 को तो आंसर हमेशा 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 के क्रॉसपोंडिंग -1 पड़ा हुआ है, 3 के क्रॉसपोंडिंग -3 पड़ा हुआ है, 10 के क्रॉसपोंडिंग -10 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है हर इंटीजर के क्रॉसपोंडिंग एक इंटीजर ऐसा होना चाहिए, या हर एलिमेंट क्रॉसपोंडिंग एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उसको उसमें ऐड करें कि वो 0 आ जाए। कि इसको आप कह सकते हैं इनवर्स अंडर एडिशन। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की एक्सियम क्या है कि उसको ये प्रॉपर्टी होल्ड करे कि उसके जो है बेसिकली किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस तरह दोनों इक्वल आ जाए। इसी तरह दो नंबर्स हो उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करे। इसी तरह सर ये एक्सियम क्या होता है? एक्सियम बेसिकली कुछ ऑपरेशन होते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो वो फॉलो करता है। कि जैसे ये एक्सियम कह ले, जैसे पहले दो है अभी तक ये नहीं बताता हूँ आपको, ये हमारे कंप्लीट एक्सियम हो गए। क्या एक्सियम हो गए? जो वेक्टर स्पेस फॉलो करती है, यानी कि ऐसा सेट जो बेसिक ऑपरेशन को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो है ये क्लोज होगा, या ये वेक्टर स्पेस होगा, या ये ग्रुप होगा, या जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये फॉलो करता है, ये ऑपरेशन लगाते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 10 ऑपरेशन है, 10 प्रॉपर्टीज है। अगर कोई सेट ये 10 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो हम उसको कहते हैं ये क्या है? वेक्टर स्पेस है। अंडरस्टैंड? क्लियर है आपको? बता दें मुझे। यस सर, क्लियर है। यस सर। प्रॉपर्टी में रिवाइज कराता हूँ कौन सी है। ये देखें पीछे, एग्जांपल से पीछे आप देखें, ये एग्जांपल से पीछे दो प्रॉपर्टीज ये थी। एक कोलिजन एक्सियम्स है जिसमें दो है कि उनके दो वेक्टर्स को ऐड करें तो उसी का मेंबर हो, और दूसरी क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है कि उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसी के अंदर हो। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज ये हो गई और 8 प्रॉपर्टीज ये है। ठीक है, जिसमें एडिशन एक्सियम्स है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सियम्स है। अंडरस्टैंड? क्लियर है आपको? यस सर। तो अगर आपको कहा जाए कि वेक्टर स्पेस क्या होती है तो आप उनको बता सकते हैं, अ वेक्टर स्पेस व्हिच फॉलोज द फॉलोइंग एक्सियम इज नोन एज अ वेक्टर स्पेस। और नीचे आप सारी ये लिखेंगे कि पहली क्या है कि उसके दो वेक्टर्स को ऐड करें तो आंसर उसी के अंदर हो जाइए। तो दूसरी क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तीसरी क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है। चौथी क्या है? एसोसिएटिव लॉ है। और पांचवी क्या है? जीरो वेक्टर होना चाहिए उसके अंदर। और छठी क्या है? उसके अंदर हर एलिमेंट का नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। और सातवीं क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्सियम। ये तीनों होल्ड करने चाहिए। क्लियर है? अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये बेसिकली आपके पास जो है ये आप लोग चार्ट में क्या कर रहे हैं? ओके, तो ये आपके पास क्या है? ये बेसिकली वेक्टर स्पेस की जनरल डिस्क्रिप्शन है और उसकी डेफिनेशन है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप देख बता सकते हैं। हमने अभी तक जो है आर एन जो है, या आर स्केयर, R4, R3 उसके बारे में देखा है। उसके एलिमेंट्स कैसी प्रॉपर्टीज फुलफिल करते हैं और हम उसको कैसे, उसका नाम, उसकी लेंथ, उसकी डॉट प्रोडक्ट और उसका एंगल और डिस्टेंस और ये सारी चीज़ें हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज हमने देखी है कि वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी बता दें यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये एक डेफिनेशन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमने देखना है ये है कि क्या ये एक सेट W जो है A into 101 A where A belongs to R prove that W is a vector space। ठीक है, तो ये सेट जो है जो बेसिकली सबसेट है R³ का। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 पेयर्स हैं 101 उसके साथ नंबर लगाया है। जैसे यहाँ पे A बिलोंग टू R है, A बिलोंग टू R मतलब
आप इसके साथ कोई नंबर रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी कर सकते हैं, सारे होंगे बार बार। जैसे यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो ये सारे वो जो नंबर सेट बनेगा, तो इस सेट को देखना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है या नहीं करता। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पीछे वाली सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, क्या ये सेट जो है ये फॉलो करता है या नहीं करता। क्लियर है आपको? ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने 2 वेक्टर ले लिए, एक u ले लिया, एक v ले लिया, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर बस चेंज हो रहा है, बाकी एलिमेंट सेम है। तो हम 2 रियल नंबर ले लिए, a b बिलोंग टू r। तो अब पहला एक्शन क्या है, अंडर एडिशन हमने देखना है कि वो क्या हो, उसी का हो। तो वो क्या होगा, क्लोज ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वेक्टर सेम है। तो a 1 0, 1 ये कॉमन आ जाएगा और a प्लस b आ जाएगा। जब a एक रियल नंबर है और b रियल नंबर है, तो a प्लस b भी रियल नंबर होगा, तो ये भी उसका मेंबर हो जाएगा, तो ये सेट का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं और सर ये दोबारा रिपीट करिएगा, एक मिनट, और ऊपर वाला स्टेप दोबारा रिपीट करिएगा। 1 मिनट। ये देखो, वो असल में उसमें स्लाइड में शो नहीं हो रहा था। मैं कर देता हूँ आपको। ओके, आप देखो, अब आप शो हो रहा होगा। अब हमने क्या देखना है कि ये होल्ड करते हैं नहीं करते। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 एलिमेंट्स ले लिए, इन दोनों को ऐड किया। ये देखिए, दोनों को ऐड किया तो 1 0 1, इन दोनों को ऐड किया तो ये कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b। तो क्या है कि ये a एक रियल नंबर है और b रियल नंबर है, क्या दोनों का सम रियल नंबर नहीं होगा? बताएं मुझे। आवाज आ रही मेरी? हो सकता है सर। हो सकता नहीं, 100% होगा। 2 रियल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब है ये a प्लस बी भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट जो है u प्लस v जो है, ये ऊपर वाले सेट w को बिलोंग कर देगा, क्योंकि उसमें वो सारे उस तरह के सेट आ रहे हैं जिसमें 1 0 1 के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है ये ऊपर वाले एलिमेंट को बिलोंग, सेट को बिलोंग कर गया। समझ आ गई आपको? क्लियर है? यस सर। अब हमने देखना है, ये बेसिकली जनरल प्रूव हो रहा है कि अब आप सारे इतने सारे रियल नंबर है, आप एक एक का तो नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे a के साथ 2 लगा दिया, b के साथ 5 लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर लें, a के साथ 2 लगा दे, b के साथ 5 लगा दे, तब एक के एग्जाम्पल कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये उस सेट को बिलोंग कर देगा। इसी तरह कहता है कोई कांस्टेंट आप ले लें, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करें u के साथ, तो ये सी ए आ जाएगा। ए भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है, 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर ही होगा। इस वजह से ये एलिमेंट भी W को बिलोंग करेगा। तो ये W क्या है, इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने क्या देखना है कि क्या इसमें जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 उसके साथ वेक्टर होगा उसके अंदर। ठीक है, ये आपके पास उसमें वेक्टर लाजमी होगा, तो इसका मतलब 0 बिलोंग कर देगा W को। तो जो ऐसा वेक्टर है जो किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो सेम वही वेक्टर आएगा। उसके बाद हमने ये देखना है कि नल वेक्टर। बेसिकली हमने जब भी किसी वेक्टर स्पेस को प्रूव करना तो ये 4 5 ये बेसिकली 1 2 5 6 ये प्रॉपर्टीज फॉलो करनी होती है। बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेक ना भी करें तो इट्स ओके, क्योंकि वो आप नीचे लिख सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, वो ट्रिवियली होल्ड करती है सेट के अंदर। ठीक है, तो मेन जो है ये 4 प्रॉपर्टीज हमने फॉलो करनी होती है कि क्या है कि 2 वेक्टर्स का एडिशन उसी में हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, उसमें 0 वेक्टर होना चाहिए, उसमें हर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। जैसे ये वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, -a उसके अंदर लाजमी होगा, क्योंकि a अगर रियल नंबर है तो -a भी रियल नंबर है, तो ये भी उस सेट का मेंबर होगा।
तो इसका मतलब है ये ऐसा वेक्टर लाजमी है जिसको उस पे ऐड करें तो 0 वेक्टर आता है। इसका मतलब है ये आपके पास जो W है ये एक वेक्टर स्पेस है, ये एक ऐसा सेट है जो वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल करता है। तो हम कहेंगे W इज अ वेक्टर स्पेस। क्लियर है यहाँ तक? और नीचे लिख दिया रिमेनिंग एक्सियम 3 to 4, या इसको बारे में लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आर trivially satisfied because these are satisfied in R3, so it is also verified in W. Okay. सर जी ये पीछे करे स्लाइड बैक करिए। यस सर ये जो क्लोज अंडर एडिशन आई है, आपने कहा था कि मतलब इस सेट में से किसी भी दो नंबर को ऐड करें तो वो सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसमें कहाँ, इसमें तो नहीं आया वो 1 + 1 करेंगे 2 है, तो 2 उसमें ऐड नहीं है। कौन सा 1+1 कहाँ पे? सर ये फर्स्ट वाले सेट में ए में 1 + 1 करेंगे 2 है, तो 2 इसमें ऐड तो नहीं है सेट के अंदर। ए में 1+1 समझ नहीं आ रही, किस लाइन में बात कर रहे हैं? एक्सियम 1 में? सर वो आपने कहा था ना कि क्लोज एंड एडिशन तब होगी जब उसके सेट में से हम किसी भी दो नंबर को ऐड करें तो वो जी उसके बिल्कुल। अंदर मौजूद होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो ये ए के 101 है, अब 1 और 1 को हमने ऐड किया तो नहीं 2 हो गया। बात सुने, हमने इन दोनों को ऐड किया, अभी देखिए ना ऐड किया, अब ये दोनों में से ये कॉमन निकल रहा है, ये वाला, ये वाली हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, बाकी अंदर बचा है A+B। आप भी सही कह रहे हैं, आप उनको अंदर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये सेट क्या बन जाएगा, A, 0, A, और ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, इसको B को अंदर मल्टीप्लाई करें, B, 0, B, फिर दोनों को ऐड करें तो पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, A+B, 0, फिर A+B, तो A+B बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है A+B × 1, 0, 1। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट सेम वही है, A+B साथ कोई रियल नंबर है। तो हमने कहा कि वो सारे एलिमेंट्स जो इस फॉर्म के होंगे कि 101 के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इस W का मेंबर होगा। इसका मतलब है ये उस फॉर्म का था तो इसलिए उस W को बिलोंग कर गया। समझ आ गई आपको? ठीक है। क्लियर है? यस। ओके, फर्दर नेक्स्ट है कि आप कहता है कि 2/2 के सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस जो इस फॉर्म के होंगे, जो 2/2 के होंगे, वो एक सर वेक्टर से अटेंडेंस लगा लें सर, हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी है। कितने बजे? 9:30 स्टार्ट होना है। नहीं सर, 8 से 9:15 तक था। सर आज फ्राइडे है सर। ओह शिट, आपने इन्फॉर्म नहीं किया मुझे। ओके सर हमने बताया नहीं, अच्छा नहीं बंदा लगता ना। लेकिन आपको बताना चाहिए था।